नमस्ते बच्चों लोग। आज ये वीडियो में हम लोग जो भी एपीएस सुखना का क्वेश्चंस वगैरह आया हुआ है पीवाईक्यू के, उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो के अंत तक ना मतलब आप लोग बहुत कुछ सीख जाओगे। यहाँ से 5 क्वेश्चन हैं बस, और 5-5 करके डाल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चंस डालूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, फिर अपलोडिंग में मतलब प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, इसलिए 5-5 क्वेश्चन करके कर रहा हूँ। बहुत मेहनत किया है इसके ऊपर। और इसमें जितना भी क्वेश्चंस है उसको पढ़ने का तरीका बता दो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि ये इनर्शियल फ्रेम वाला तुम्हारा क्वेश्चन है, नॉन इनर्शियल, इससे ना क्या करना कि आगे वाला एक टॉपिक जब ये क्वेश्चंस करोगे तो ये क्वेश्चन करने के बाद में आगे वाला, इसके आगे वाला एक टॉपिक और इसके पीछे वाला एक टॉपिक को रिवाइज कर लेना। तो वैसे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी यहाँ से कंटिन्यू होते रहेगा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन करूँगा तो अगर वो किसी टॉपिक से रिलेटेड तो उसके आगे वाला एक टॉपिक और पीछे वाला टॉपिक देख लेना। मतलब ये तरीका उन बच्चों के लिए जिन्होंने मतलब अभी तक अच्छे से पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पे अगर ऐसा काम करोगे तो आपका क्वेश्चंस आने का जो जो आप लोग ने पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चंस आने फंसने का प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और बिल्कुल श्योर नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसलिए अगर आप लोग थोड़ा सा रेंज बढ़ा देते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और उसके बाद में रिवीजन भी हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह है उसको डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो सुनो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में पड़ा हुआ है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि बोल रहा है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो सैटेलाइट जो कि अर्थ का ऑर्बिट कर रहा है उस पर अटैच्ड है। तो पूछ रहा है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, इनर्शियल होगा, नॉन इनर्शियल होगा, कुछ भी नहीं होगा, या फिर दोनों हो सकता है, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, देखो जिस बच्चे को इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम का डिफरेंस नहीं पता वो इसको पे तुक्का ही मार के नॉलेज, जैसे कि यहाँ पे देखो तुक्का ही मारा हुआ है। ठीक है, ये सही नहीं है। अगर इसको क्वेश्चन को करना है तो मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ आपको, उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग मेरे हिसाब से खुद ही कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं डिफरेंस बताऊँ इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, एक है आपका इनर्शियल फ्रेम और दूसरा है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, या फिर बॉडी किस में दिखेगा आपको? रेस्ट में। ठीक है, और वेलोसिटी कांस्टेंट और बॉडी रेस्ट में, समझ गया ना। और आपको पता है कि अगर ऐसा कई कंडीशन में आ गया तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन 0 या फिर कांस्टेंट होता है, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा इसी का ऑपोजिट में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे, ठीक है, इसका उल्टा होगा। अगर कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड है, कैसा है? एक्सेलरेटेड। अगर कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। ठीक है, और क्लास 9 में भी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है वहाँ पे हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को लगा सकते हैं, एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है। ठीक है, और यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखो ये उतना ही है जितना आपको चाहिए। अगर इससे और ज़्यादा जानना चाहते हो तो बुक वगैरह पढ़ा हुआ है, लेकिन ये जस्ट लास्ट मोमेंट में जब आप लोग प्रिपेयर करें ना उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से देखो एक क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। आपको स्कूल में सपोज मान लो कि एक क्वेश्चन आ गया, पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्या बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बहुत ही एक मज़ेदार बात बता दो। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें अगर आप लोग न्यूटन्स लॉस ऑफ अप्लाई करना चाहते हैं, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम लोग का एक छोटा सा कंसेप्ट रहता है सूडो फोर्स का। ठीक है, तो सूडो फोर्स अगर आप लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में सुना होगा, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वहाँ पे सूडो फोर्स होता है। कोरोलिसिस फोर्स हो गया वो भी आपका सूडो फोर्स होता है। ठीक है, इमेजिनरी फोर्स है। हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदलने के लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर में न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन को एप्लीकेबल करने के लिए हम लोग सूडो फोर्स का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। और सूडो फोर्स कहाँ पे लगता है? हमेशा इट एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन। ठीक है, एक्सेलेरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। जैसे कि अगर मैं तुमको यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम का कुछ एग्जांपल्स दे दूँ तो इनर्शियल फ्रेम में जैसे कि एक कार जो रेस्ट पे है। ठीक है, एक एग्जांपल है जैसे कि लिफ्ट रेस्ट पे है। ठीक है, एक बस ले लो, बस जो तुम्हारा कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ये सारे तुम्हारे कुछ एग्जांपल्स वगैरह। और वहीं पे अगर सपोज मान लो मैं
आपको नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देता हूँ। जैसे कि मान लो कि एक ट्रैफिक है, ट्रैफिक में गाड़ी थोड़ा सा जल्दी चल रहा है, फिर सडनली ब्रेक मार लिया, ठीक है ना। और जैसे कि एक्सीलरेटिंग कार है जो, तो आपका वो भी आपका एक्सीलरेटिंग कार भी आपका क्या है, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो बोल सकते हैं। या फिर रोटेटिंग कार, रोटेटिंग मतलब रिवॉल्विंग। सपोज मान लो कि एक ऐसा है रिवॉल्व कर रहा है इसके सराउंडिंग में, तो हर समय क्या हो रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। तो डायरेक्शन चेंज होना मतलब वेलोसिटी चेंज होना, और जैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होगा एक्सेलरेशन बदलेगा, है ना। ठीक है, तो ये था आया। अब सुनो, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ूँ तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक सैटेलाइट है, ठीक है, और ये मान लो कि अर्थ ही है हमारा, और सैटेलाइट यहाँ पे ऑर्बिट कर रहा है। तो जैसे ये सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा हो तो हर पॉइंट पे इसका वेलोसिटी डिफरेंट है, ठीक है। वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफरेंट, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे दोनों चाहिए इसको। अगर वेलोसिटी हर डायरेक्शन में चेंज कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये कैसा मोशन है, एक्सीलरेटेड मोशन है। कैसा एक्सीलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो अब देखो, इतना मैंने बता दिया, इतना बताने के बाद भी अगर ये आंसर नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या ही बोले, है ना। तो यहाँ पे देखो, पहला पूछा है एक्सीलरेटेड इनर्शिया क्या होता है, एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। इसका मतलब तुम्हारा आंसर क्या होगा, आंसर आ जाएगा तुम्हारा बी, ठीक है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, ये सेकंड क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन जो तुम्हारा है ये फ्लूइड से है। अगर मैं इसको पढ़ूँ तो ये फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट है। ये क्वेश्चन कौन सा पार्ट है, फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट है। कहाँ का पार्ट है ये, फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट है, ठीक है। ये आपका पार्ट ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है ना, MICS फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट है, ठीक है। अब ये फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट है, और फ्लूइड डायनेमिक्स में दो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रिंसिपल है, जैसे कंटिन्यूटी प्रिंसिपल और बर्नौली प्रिंसिपल, और उसी चीज़ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। जिसको कंटिन्यूटी प्रिंसिपल और बर्नौलीज प्रिंसिपल नहीं पता, ये क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, ठीक है। हाँ, लॉजिकली इसको समझा जा सकता है। अगर आप लोग गार्डन में काम वगैरह करते हो तो उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि ये वगैरह होता है। जैसे गार्डन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे पानी डालते तो हम लोग उसके जो माउथ है, जो पाइप का माउथ है, उस पर उंगली डालते तो माउथ का जो क्लोजिंग ओपनिंग होता है उसको थोड़ा छोटा कर देते, तो सडनली क्या होता है कि आपका जो वाटर का फ्लो का स्पीड है वो बढ़ जाता है और बहुत दूर तक जाता है, ठीक है। उतना कंसेप्ट पता है तो यहाँ पे आप लोग कुछ जो ऑप्शन है उसको थोड़ा सा आप लोग क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक। तो बोल रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप इन अ स्ट्रीमलाइन, ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक। एट द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द पाइप, तो जब पाइप बहुत ही नैरो हो जाएगा, मान लो कि यही है, इसी को मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे करके कुछ मान लो आप लोग, ठीक है। मतलब ये वाला पोर्शन पूछ रहे हैं, ये वाला पोर्शन में क्या होगा, नैरो पाइप, नैरो पार्ट ऑफ द पाइप में क्या होगा। अभी से बात है, जैसे जैसे यहाँ से पाइप नैरो, जैसे मैंने बोला ना कि आपको ओपनिंग को छोटा करते जाओ तो स्पीड बढ़ते जाता है, तो इसके हिसाब से तो पहला ऑप्शन ए मार दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन प्रेशर मिनिमम कैसा होगा वो तभी समझ में आ गया अगर आपको कंटिन्यूटी आता है, कंटिन्यूटी प्रिंसिपल आता है और बर्नौली प्रिंसिपल आता है, नहीं तो उसके बिना आप लोग नहीं बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ी ना गार्डन का काम है, गार्डनर का काम नहीं है ना, ये तो आप लोगों का काम है क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जो कंटिन्यूटी प्रिंसिपल है और बर्नौली प्रिंसिपल है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा समझना। कंटिन्यूटी प्रिंसिपल बोलता है कि जो प्रोडक्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी एट एनी क्रॉस सेक्शन, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसका प्रूफ अगर सीख लो तो पूछ भी सकता है स्कूल में, सीख लेना इसका, ठीक है। और दूसरा आपका आता है बर्नौली प्रिंसिपल, ठीक है। बर्नौली प्रिंसिपल बोलता है कि प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है, एट एनी पॉइंट। यहाँ पे अगर एक स्ट्रीम लाइन बना दिया जाए तो हर पॉइंट पे आपका ये जो वैल्यू होगा कांस्टेंट होगा। अच्छा, इसका थोड़ा सा एक कुछ बता भी देता हूँ। इसको हम लोग देखो, ये वाला जो टर्म है ना, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट, प्रेशर एनर्जी, इसको ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को शो करता है, ये मतलब कि ये सारे सारे एनर्जी टर्म है, ठीक है। और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को शो करता है, ठीक है। और ये आपका काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को शो करता है, ठीक है। और इसी सारे टर्म्स को अगर हम लोग क्या कर दें, रो जी से डिवाइड कर दें, जैसे कि पी बाई रो जी, इसको रो जी से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एच बचेगा,
और इसको रो जी से डिवाइड करेंगे तो हाफ वी स्क्वायर बाई जी बचेगा। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ बर्नौली इन टर्म्स ऑफ हेड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर हेड, इसको पोटेंशियल हेड, और ये है आपका काइनेटिक एनर्जी का हेड, ठीक है। तो कभी कभी आपको पूछ देता है कि प्रेशर हेड का डायमेंशन लिखो, ठीक है, यूनिट लिखो, ऐसा करके पूछ देता है एमसीक्यू वगैरह में, तो उसके लिए ये, ठीक है। अभी ये हम लोग को इतना नहीं चाहिए, हम लोग को मेनली बेसिकली समझना है कि आगे क्या करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पे आपको बोला है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला पोर्शन पे, सॉरी ये वाला पोर्शन में, ठीक है, अगर पानी पहुँचता है, जो भी आपका फ्लो पहुँचता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी होगा। अब थोड़ा समझना, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाते हो, अगर मैं इसको एरिया A1 बोलता हूँ, इसका एरिया A2 बोलता हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी V1 बोलता हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी V2 बोलता हूँ, ठीक है। AB बराबर कोई कांस्टेंट है, मान लो 10, ठीक। ये मतलब हर सेक्शन में 10 ही होगा। यहाँ पे देखो एरिया बड़ा है, वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। और यहाँ से गया तो क्या होगा कि एरिया घटा ना, तो 10 ही लाने के लिए वेलोसिटी क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा होना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे देखो मैं लिख सकता हूँ कि जैसे एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, और या फिर एरिया घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सेक्शन में एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी ज़्यादा हुआ, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो ये वाला लाइन, ठीक है, यहाँ से कहीं से भी एक रेफरेंस ले लो, ये वाला जो आपका स्ट्रीम लाइन है, इसका हाइट हर जगह से बराबर है, तो इसका कोई काम नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो हमारे पास बचा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट h, ठीक है। अब देखो ये वाला सेक्शन में वेलोसिटी ज़्यादा है, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो ये कांस्टेंट मिलने के लिए, सपोज मान लो 100 है, यही 100 मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रेशर को कम रखना पड़ेगा, तभी तो ये मिलेगा। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगा, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगा, वही टर्म आपको ये 100 ही चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर कम करना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के कारण जो, अगर देखो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, इसको एक मिनट, हाँ एक मिनट, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि ये अगर मान लो कि P बराबर हाफ रो वी स्क्वायर बराबर मान लो कि 100 है, और P का कुछ वैल्यू है, मान लो कि 40 है, और इस पूरे टर्म का वैल्यू 60 है। ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू चेंज हो रही है इसी के कारण चेंज हो रही है, बराबर 100 है। अब देखो अचानक से क्या कर दिया आपने, इसको, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, इसको आपने 80 कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि 100 पहुँचने के लिए इसको कितना पढ़ना पड़ेगा, 20 होना पड़ेगा ना, तभी तो 100 पहुँचेगा। तो ये लॉजिक अगर आपको समझ में आया तो मतलब ये आपको पूरा पूरा समझ में आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि अगर वेलोसिटी कहीं पे बढ़ता है फ्लो का, तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा इसका ना एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि जब ऐसे करके हवा चलता है तो कहीं कहीं पे घर होता है, ऐसे घर रहता है, तो घर का जो टीना होता है ना वो उड़ जाता है कस के हवा चलता है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो ऐसा इसलिए होता है कि जब कस के हवा चल रहा होता है, यहाँ से जो फ्लो जा रहा है एयर का, उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है। अगर वेलोसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ तो प्रेशर कम होता है। इसका मतलब है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये जो छत है, छत के अपोजिट साइड में प्रेशर बहुत बढ़ेगा, जिसके इसके कंपैरिजन में, ठीक है, ये वाला प्रेशर ज़्यादा होगा। इसी के कारण क्या होता है कि यहाँ से प्रेशर बढ़ने के कारण ये वाला टीना उड़ जाता है, ठीक। तो ये वाला प्रेशर आपको, ये वाला जो आपका कंसेप्ट है वो साइड से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना ध्यान देने वाली बात ये है कि आंसर तो पता चल गया आपको कि आंसर आपका ये पहला वाला ही होगा, मतलब कि ये जो बच्चा ने जिसका भी ये था उसने ये सही किया हुआ है, ठीक है। समझ में आया ना। हाँ अब सुनो, आपका काम क्या रहेगा, आपका काम ये रहेगा कि जब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हो जाएगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गया, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी प्रिंसिपल का डेरिवेशन देख लेना है, बर्नौली प्रिंसिपल का डेरिवेशन देख लेना। बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहता है कि हर बार, क्योंकि टीचर लोग का ना ये फेवरेट है, देता ही देता है 4 से 5 नंबर में, ठीक है। और अगर 3 नंबर भी दिया तो उसके साथ में कोई क्वेश्चन जोड़ देगा इससे रिलेटेड, इसलिए आपको यहाँ से कम 3 क्वेश्चन बनाने बर्नौली प्रिंसिपल से रिलेटेड, ठीक है, ताकि आपका यहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं छूटे। समझ में आया ना। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, ये लोगो मैंने बनाया हुआ है, तो ये हमारे ट्यूशन का लोगो है, SR ट्यूशन सेंटर, ठीक है। चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। अगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ अगर आपको पता है और कंसेप्चुअली अगर आप लोग थोड़ा सा
क्लियर है, अगर कंसेप्चुअली आपको क्लियर हो तो फ्लूइड डायनामिक्स देखो बहुत अच्छा चैप्टर है, बढ़िया से एकदम आपको वहाँ पे अगर पढ़ोगे तो बहुत कुछ जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है वो आप लोग सीख पाओगे उधर, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ऐसे करके यूट्यूब बना दिया है, यूट्यूब, अच्छा ये यूट्यूब में डालूँगा ये वीडियो में, यूट्यूब, ठीक है। ये आपका ये वाला पोर्शन और यहाँ, ठीक है। बोल रहा है कि यहाँ पे एक किसी टाइप का फ्लूइड है और यही लेवल तक गया है तुम्हारा हाइट, यहाँ का लेवल सेम है, और यहाँ पे जो कोई दूसरा टाइप का फ्लूइड है, ठीक है। इस फ्लूइड का बोल दिया कि नंबर 1 फ्लूइड है और इस फ्लूइड का नाम दे दिया है 2, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन करने के लिए किस किस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरत है, पहले मैं उसके बारे में बात करते हुए, देखो इस क्वेश्चन में ना आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जिस बच्चे को स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में नहीं पता उसके लिए तो ये क्वेश्चन नामुमकिन है, ठीक है, नहीं कर पाएगा वो बच्चा। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी सेम, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट का बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, कितना डिग्री सेल्सियस में, 4 डिग्री सेल्सियस में। 4 डिग्री सेल्सियस में क्यों होता है उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है कभी, लेकिन हम लोग यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, इसीलिए हम लोग इसलिए हम लोग जल्दी इसको करना चाहते हैं, एक्सक्यूज मी, ठीक है। अब देखो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो मैंने लिख दिया, ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना, 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फर्स्ट फ्लूइड दिया हुआ है 1.1, तो मैं बोलूँगा कि डेंसिटी ऑफ 1 बाई जो है वाटर का डेंसिटी उसका वैल्यू 1.1 है, ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ कि डेंसिटी ऑफ 1 कितना होगा बताओ तो, 1.1 मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ H2 होगा, हाँ या ना, ठीक है, ये तो आप लोगों को दिख रहा होगा। अच्छा दूसरा चीज़, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2 उसका क्या होगा, बोल रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2, ठीक है। अगर मेरे को ना सुनो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेकंड फ्लूइड बराबर होगा डेंसिटी ऑफ सेकंड फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर है 4 डिग्री सेल्सियस। अगर मेरे को ये मिल जाए तो मेरे को ये आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है, वही ढूंढना है मेरे को। अब सुनो, हाँ यहाँ पे देखना, मैंने यहाँ से एक लाइन मारा, हाँ क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि 2 मीटर ऊपर चला गया, लेकिन अल्टीमेटली जाके हाइट बराबर ही है, ठीक है, ये लेवल बराबर, यहाँ पे कोई चेंजेस वगैरह नहीं आए हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ फ्लूइड था वो नीचे 2 मीटर गया, 2 सेंटीमीटर यहाँ से इसके डालने के कारण ये 2 सेंटीमीटर नीचे गया, यहाँ से 2 सेंटीमीटर उठ गया, देखो ये लाइन के ऊपर 2 सेंटीमीटर उठ गया, ठीक है, उससे मेरे को मतलब नहीं है, ठीक। अच्छा यहाँ पे स्टैटिक फ्लूइड का कंसेप्ट लगेगा, स्टैटिक फ्लूइड का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, स्टैटिक फ्लूइड का कंसेप्ट लगेगा। देखो स्टैटिक फ्लूइड अगर कहीं पे है तो वहाँ पे एक कंसेप्ट है कि जो आपका प्रेशर एट सेम लेवल हमेशा क्या होता है, सेम ही होता है। यहाँ से ये वाला अलग फ्लूइड है, ठीक है, और जो मैंने डॉट डॉट बनाया हो ना ये फ्लूइड भी अलग है, 2 टाइप के फ्लूइड है इधर, कंफ्यूज मत हो जाना इधर, ठीक है। यहाँ पे ये वाले जगह पे अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ का प्रेशर P1 है और यहाँ का प्रेशर क्या है आपका P2 है, तो मैं लिख सकता हूँ ना, देखो यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, P1 बराबर P2। P1 क्या होगा, ऊपर से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, ऊपर से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ पे भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है और इस हाइट के कारण प्रेशर, तो P0 प्लस हो जाएगा ρ1gH1, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा P2 P0 प्लस ρ2gH2, ठीक। तो P0 तो गयो, ρ1gH1 बचा, ठीक है, और यहाँ पे बचा ρ2gH2 बचा, यहाँ से g भी गयो। अब देखो यहाँ का जो हाइट है दैट इज योर H2 सॉरी, और यहाँ का जो हाइट है H1 पकड़ेगा, हाँ ठीक है, यहाँ पे जो हाइट है H1 और ये वाला हाइट H2 दोनों सेम है, तो ये भी गयो है ना, तो ρ1 बराबर क्या है मेरा ρ2 आ गया, चलो ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। ये 2 बराबर होता है डेंसिटी ऑफ 2 बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये बराबर ρ1 है, ρ1 बराबर हो जाएगा जो हम लोग निकाल के रखे हुए, देखो ρ1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ρ1 का वैल्यू निकाला 1.1,
1.1 इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड क्या है, वाटर, ये कटा, इसका मतलब 1.1 ही आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ये सही है आपका। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चौथे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है यार सच में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ना एक तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसको रट सकते हो। ठीक है, रट सकते हो कि आंसर ये है बोल के। और दूसरा यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है आपको। इसे मैं देखो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में, रिलेशन बिटवीन मैं बना सकता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन एंड लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, राइटिंग पे इतना ध्यान नहीं देना, ठीक है, कंसेप्ट समझना। ठीक है, राइटिंग अच्छे से बना के लिखेंगे तो क्या ही टाइम बचेगा। चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब देखो सुनो, ये सीधा आंसर है। इसको मैं ना इस तरीके से भी करके लिख सकता हूँ कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ गामा से डिनोट करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या फिर क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है, बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये आपका क्या है, ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इनका रेशियो पूछा है। ठीक है, तो गामा बाय अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3:1 इक्वल टू 3:1। अच्छा, अगर इतना ही है तो यहाँ पे ख़त्म, ये आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछ दिया तो ये रटा हुआ पार्ट से नहीं होगा, आपको पूरा ड्राइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन तक कैसे पहुँचना मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक, इसके लिए क्या करते हैं, पहले ये सब पार्ट को हटा देते हैं। ठीक, ये पार्ट को हटा देते हैं, मेरे को इतना प्रूव करना है और जो प्रूव करना है उसको भी लिख देते हैं। ठीक, ये वाला पार्ट हटा देते हैं। इसका साइज़ भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। चलो ठीक है, अब सही है। चलो देखो, अब मैं तुमको यहाँ पे एकदम डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ, तो समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। मान लो कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ ऐसे करके रॉड है और यहाँ पे इसको मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया नीचे से, ऐसे मान लो कि आग जला दिया, हीट कर दिया। ठीक है, तो जैसे हीट करेंगे तो जो तुम्हारा ये रॉड रखा हुआ है, कोई सी मेटल का हो सकता है, इस पर एक्सपेंशन होना शुरू होगा। ठीक है, अब ऐसा देखा गया कि जो चेंज इन लेंथ होता है, इसका लेंथ में चेंजेस आएगा। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तुम्हारा इनिशियल लेंथ, और यही चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तुम्हारा होता है चेंज इन टेम्परेचर। जितना चेंज इन टेम्परेचर होगा और जितना इनिशियल लेंथ होगा उसके हिसाब से ये क्या होगा, आपका फाइनल चेंज इन लेंथ आपको मिलेगा। ठीक है, और यहीं से अगर मैं दोनों को यूज़ करूँ 1 और 2 से, तो मेरे को मिलेगा अल्फ़ा LI डेल्टा T, ये इनिशियल लेंथ। ये अल्फ़ा को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब यहाँ से मेरा एक रिलेशन आ गया कि डेल्टा L बराबर अल्फ़ा LI डेल्टा T। ठीक, अब अल्फ़ा का वैल्यू किसी ने पूछ दिया तो डेल्टा L बाई LI इंटू डेल्टा T हो जाएगा। ठीक, अब सुनो, ये तो आपको पता चल गया। दूसरा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में जैसे यहाँ पे क्यूब लिया हुआ है तो हम लोग भी क्यूब ले लेते हैं, है ना, दूसरा बॉडी लेने का ज़रूरत नहीं, क्यूब ही ले लेते हैं। इसका लेंथ L मान लो। ठीक है, ले लें। सेम चीज़ इधर भी ऐसा दिखा कि जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका इनिशियल वॉल्यूम होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर होता है। या अगर इन दोनों को मिला के लिखो, इधर लिख देते हैं, इन दोनों को मिला के लिखे तो डेल्टा V बराबर यहाँ पे इसमें थोड़ा बता देता, देखो ऊपर छोड़ गया था, यहाँ बता देता हूँ, VI डेल्टा T, प्रोपोर्शनल हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है और उसी कांस्टेंट को गामा से डिनोट करते हैं और ये गामा को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पे हीट किया हुआ, हीट करने के बाद भी आया, मतलब हीटिंग इफेक्ट दिखा गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा,
ये दो आपको पता चल गया। अगर यहाँ पे गामा निकालो तो गामा कितना हो जाएगा, डेल्टा वी बाई वी आई इंटू डेल्टा टी, ये आ गया मेरा। ठीक, मेरे को अब इसमें जो कि लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है और ये आपका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, इसके बीच में रिलेशन मेरे को निकालना है। वो कैसे निकाले, थोड़ा सा देखना, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जगह नहीं है। देखो सुनो, आप लोग क्या करना है, इसको पॉज करना और पॉज करने के बाद में नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतना जगह नहीं बच रहा है तो क्या ही करें, मैं भी मजबूर, है ना। आप लोग तो मजबूर नहीं है, पॉज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे देखना, ठीक है, लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना इसको। देखो, अगर मैं मानता हूँ कि जो इनिशियल लेंथ है एल है, ठीक है, क्यूब का, तो वॉल्यूम कितना होगा, वी इनिशियल, लेंथ इनिशियल वी इनिशियल, और ये आपका जो वॉल्यूम होगा ना, इनिशियल वॉल्यूम, वो होगा एल आई का क्यूब। वहीं से अगर सपोज मान लो कि एल फाइनल आफ्टर एक्सपेंशन, फाइनल जो होगा तो उसके लिए जो वॉल्यूम होगा वी फाइनल होगा, है ना, और वी फाइनल क्या होगा, एल फाइनल का क्यूब। ठीक, समझ में आया होगा आपको। अच्छा ठीक है, इतना आपको पता चल गया, ठीक है। अच्छा, वी फाइनल बराबर मैंने बोला कि एल फाइनल का क्यूब। अब मेरे को एल फाइनल चाहिए, ठीक है। एल फाइनल क्या है मेरे को ढूंढना है। मेरे को यहाँ पे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेल्टा एल बराबर होता है अल्फ़ा डेल्टा नॉट नहीं, डेल्टा आई बोलो, डेल्टा टी, बुक वगैरह में डेल्टा नॉट दे दिया गया, ठीक है, इनिशियल। और ये क्या होता है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, चेंज इन लेंथ मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो गया इनिशियल डेल्टा टी। ठीक, इसको उधर ले जाओ तो एल फाइनल बराबर क्या मिल जाएगा, एल आई प्लस अल्फ़ा एल आई डेल्टा टी। तो यहाँ से एल आई कॉमन ले लेना, क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है, एल एफ बराबर, अच्छा इसको 1 बोल देना, इसको 2 बोल देना। ठीक, तो वी जो फाइनल हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, एल आई 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का होल क्यूब, यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से निकालो तो एल आई का क्यूब बाहर निकला, वी फाइनल, ठीक है, और ऐसे 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल टूल का यूज़ होगा। आपको पता होना चाहिए कि कहीं पे भी अगर आप लोग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का अगर मैं अल्फ़ा का वैल्यू देखोगे ना, तो इसके ऑर्डर में रहता है 10 का पावर माइनस 6, 10 का पावर माइनस 7, ठीक है, इसके ऑर्डर में रहता है। इसका मतलब है कि ये जो आपका टर्म है ये बहुत छोटा हो जाएगा। और बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर आपको पता होगा, पढ़ा होगा तो, और या फिर मैथमेटिकल टूल में आपको स्कूल में फिजिक्स के टीचर ने पढ़ाया होगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर कोई ऐसा वैल्यू है 1 प्लस एक्स का पावर, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1 प्लस एक्स है और यहाँ पे पावर एन है, यहाँ प्लस माइनस यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है। अगर इफ़ एक्स इज़ मच मच स्मॉलर देन 1, तो ये इधर आ जाता है, तो हो जाएगा प्लस माइनस एन एक्स, ठीक है। एग्जाम्पल पे देता हूँ, देखो सुनो, मैंने बोला कि 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 3 है, और मैंने बोला कि एक्स इज़ मच 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 लेस देन 1 है, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 3x। और यहाँ पे अगर प्लस होता तो यहाँ पे कैसे लिखता, प्लस होता तो मैं लिख देता 1 प्लस 3x, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। वही कंसेप्ट यहाँ पे अगर यूज़ किया जाए, क्योंकि ये टर्म बहुत ही छोटा है, तो एल आई का क्यूब 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है, वी एफ। अच्छा, वी एफ तो हो गया, इसके जगह मैं वी इनिशियल लिख सकता हूँ, है ना, थोड़ी देर पहले बताया था, ये रहा सॉरी, ये रहा, है ना, तो 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाना, वी फाइनल माइनस, यहाँ से माइनस नहीं, पहले इसको खोल देते हैं, वी इनिशियल प्लस 3 अल्फ़ा वी आई डेल्टा टी, ये उस तरफ जाएगा, ठीक है, इसको इस तरफ भेज दो, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बराबर होगा 3 अल्फ़ा वी आई डेल्टा टी, और इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वी, ठीक, और 3 अल्फ़ा वी आई डेल्टा टी, ठीक है। और थोड़ी देर पहले हम लोग ने सॉल्व किया था, और वहाँ पे ये देखा था कि इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू देखा था कि नहीं देखा था, देखा था ना। अगर मैं इसका वैल्यू लिख दूँ तो ये डेल्टा वी होता है गामा टाइम्स वी डेल्टा टी इक्वल टू 3 अल्फ़ा वी आई, अभी वी आई लिख दो, वी आई डेल्टा टी, ठीक, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, गामा बराबर 3 अल्फ़ा, इसका मतलब है
कि गामा बाई अल्फ़ा बराबर जाएगा 3/1 इक्वल 3:1। देखो, हो सकता है आप लोगों को यहाँ से यहाँ में थोड़ा प्रॉब्लम हो, है ना। अब ये प्रॉब्लम कैसे दूर करें, थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया हुआ है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम और डायरेक्टली डेल्टा टी, तो डेल्टा वी बराबर हो जाएगा गामा वी आई डेल्टा टी, है ना। तो ये डाल दिया इधर में, ये रहा, यहाँ से आगे, है ना। तो ये वाला अगर सपोज मान लो कि अगर आपको स्कूल में ये पूछा जाए ये क्वेश्चन, और उसके साथ में जो मैंने आपको बोला था कि इसका डेरिवेशन को करो, तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपके साथ में दो दो चीज़ हो रहा है, आप लोग जो क्वेश्चन है वो भी सीख रहे हो, उसके साथ अलावा कुछ और भी सीख रहे हो, ठीक है। तो हाँ, फिर से बता रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन अगर जहाँ भी पार्ट में मिला आपको, ये वाला पार्ट का क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन जिस भी पार्ट का क्वेश्चन में मिला आपको, उसके आगे वाला एक टॉपिक और पीछे वाला टॉपिक पक्का कर लेना। अगर ये नहीं कर पाए तो फिर पास होने में मुश्किल हो जाएगा। मैं देखो फिर से बता रहा हूँ, ये उन बच्चे के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं किया है, ठीक है, अच्छे से पढ़ा नहीं, जिनका फेल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद में फिर हम लोग दूसरे वीडियो में 5 और क्वेश्चन कर लेंगे, फिर 5-5 करके मतलब ख़त्म कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट आते हैं इसमें, ये वाला बहुत ही ईजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो फिर क्या ही हुआ, है ना। देखो ये क्वेश्चन के लिए ना, अगर आप लोग FBT बनाना आता है, फिर उसके बाद में आपको पता है कि इक्विलिब्रियम फोर्स, अगर कहीं पे फोर्स पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो F नेट बराबर 0 होता है, आपको पता होना चाहिए। ये 0, ये 0, Z बराबर 0, और उसके साथ साथ में अगर ये होगा, ये भी 0, है ना, इसका y इसका z भी 0, या फिर बोल सकते हो टॉप नेट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस वगैरह है किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए। अगर ये सब वगैरह आपको पता है तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी सा है, ठीक है। और सूडो फोर्स का कंसेप्ट, बिना सूडो फोर्स के नहीं चलेगा ये, ठीक। चलो ठीक है, दोनों कंसेप्ट देते हैं आपको, फिर मत करो। इसमें बोल रहा है कि इन एन एलिवेटर moving vertically upward with an acceleration g, the force exerted on the floor by the passenger on, देखो सुनो, बोल रहा है कि एक एलिवेटर है ना, लिफ्ट भी बोल दो आसान भाषा में, इसके यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, ठीक है, और अपवर्ड डायरेक्शन में a इक्वल टू जी से जा रहा है ये भाई साहब, ठीक, बहुत ही कस के ऊपर जा रहा है ये। अब सुनो, पूछ रहा है कि इसके फ्लोर पे, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस पैसेंजर ऑन द फ्लोर क्या होगा। अच्छा, नॉर्मल कंडीशन में लेके बात करते हैं। मान लो कि जो आपका लिफ्ट है या फिर एलिवेटर वो रेस्ट पे नहीं चल रहा भाई, ठीक है, तो इसका मास मान लो m है। अगर जैसे यहाँ पे खड़ा है तो ये फ्लोर, ठीक है, ये फ्लोर इस पे रिएक्शन देगा r, और ये इंसान फ्लोर पे रिएक्शन देगा जिसका वैल्यू होगा m इंटू जी। इसका मतलब r बराबर mg होगा, और दिस इज़ द नेट फोर्स जो फ्लोर पे लगेगा इंसान के द्वारा। लेकिन जैसे यहाँ पे a इक्वल टू जी बोले कि बॉडी को एक्सीलरेट कर दिया ऊपर, कहाँ के ऊपर एक्सीलरेट कर दिया। थोड़ा सोच के देखना, जितना कस के ऊपर जाया जाएगा उतना ही ये इंसान दबाव डालेगा किसके ऊपर, इसके ऊपर, और जितना कस के नीचे जाएगा ये उतना हल्का फील करेगा। लिफ्ट में अगर बैठते हो तो ऐसे कंडीशंस वगैरह आपको पता होगा, ठीक है ना, लिफ्ट के केस वगैरह पड़े होंगे तो देखो, इमेजिन करके देखना, ठीक है। तुम बहुत कस के ऊपर जा रहे हो तो तुम्हारा बॉडी फ्लोर पे क्या करेगा, एक्स्ट्रा फोर्स डालेगा। वहीं पे अगर सपोज मान लो तुम बहुत कस के नीचे जा रहे हो तो तुम ऊपर उठने के लिए कोशिश करोगे, ठीक है। अगर सपोज तुम नीचे एक उठे जी रहेगा तो तुम्हारा बॉडी क्या हो जाएगा पता है, फ्री हो जाएगा, ग्रेविटी फ्री हो जाएगा, फ्लोट करने लगेगा, ठीक। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, ठीक। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये नहीं चाहिए आपको। अब देखो, इसका सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं। मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया, अब सूडो फोर्स का कंसेप्ट भी इधर ही देख लो। ये आपका ऐसे करके, ये बंदा इधर बैठा हुआ है और ये बंदा इधर बैठा हुआ है, ठीक, और बॉडी एक्सलेट कर रहा है। देखो सूडो फोर्स के लिए मैंने तुमको सबसे पहले बताया हुआ है कि सूडो फोर्स कहाँ लगता है, एक्सेलेरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन लगता है, ठीक है। और एक्सेलेरेशन ऊपर है तो फोर्स किधर लगेगा, एम ए नीचे लगेगा, एम ए किसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है, इस इंसान के ऊपर। तो मैं इसका एफबीडी बना रहा हूँ, देखो ये इंसान इधर खड़ा है, ठीक, ये फ्लोर है। उसके बाद में फ्लोर पे है तो फ्लोर इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स डालेगा ऊपर की तरफ r, और नीचे की तरफ इसका वेट होगा mg, और
एक फोर्स और लगेगा, क्या लगेगा, एम ए। तो ये आर बराबर होगा, आर मतलब जो तुम्हारा नेट फोर्स एग्जर्टेड ऑन फ्लोर बाय द पैसेंजर, आर बराबर हो जाएगा एम जी प्लस एम ए। इसका मतलब यहाँ से एम का मान गया, जी प्लस ए आया, जी और ए बराबर है, अभी दिया हुआ क्वेश्चन में ए बराबर जी बोल के, ठीक है ना। तो एम जी प्लस जी, इसका मतलब 2m जी हो जाएगा। तो ये फोर्स एक्सर्ट करेगा फ्लोर पे कौन, ये इंसान, जब ये ऊपर की तरफ में एक्सलेट करेगा, ठीक है। यहीं पे अगर सपोज मान लो कि ये इंसान नीचे एक्सलेट कर रहा होता है इक्वल टू जी से, तो हमको पता है कि आर बराबर क्या होता। सुनो, नीचे तरफ एक्सलेट कर रहा है तो इसके ऊपर जो सूडो फोर्स लगेगा कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, वो होगा एम इंटू जी। अब अगर इसका एफ बी डी बना दिया जाए तो ध्यान से देखना, ठीक है। नीचे की तरफ में भाई क्या होगा, इसका वेट होगा एम जी, और ऊपर की तरफ में एक रिएक्शन फोर्स होगा, और उसके साथ साथ क्या होगा, सूडो फोर्स होगा एम ए। अब देखो इसका अगर मैं यहाँ पे नेट फोर्स लिखो, देखो सुन, मैंने उस वक्त बताया था ना कि सूडो फोर्स का सबसे अच्छा बात यह है ना, जैसे सूडो फोर्स लगता है तो बॉडी को हम लोग इक्विलिब्रियम में कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद में जो फोर्स पूछा, जो कुछ भी पूछा उसको लगाते रहो। तो यहाँ पे वही कर रहा हूँ मैं, ऊपर का जो फोर्स होगा और नीचे का फोर्स बराबर, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो आर इक्वल टू हो जाएगा एम जी माइनस एम ए, इसका मतलब एम जी माइनस एम जी हो गया, और रिएक्शन फोर्स जीरो, मतलब ये इसके ऊपर कोई रिएक्शन, कोई फोर्स ही नहीं डाल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसके ऊपर कोई ग्रेविटी काम नहीं कर रहा, ये भाई साहब थोड़ी देर में फ्लोट करने लग जाएगा, ठीक। तो ये मेरे 5 क्वेश्चंस थे जो आपके पी वाई क्यू से उठाए हुए क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसको अच्छे से देखना, और जैसे ही ये वाला पार्ट मिलेगा आपको, ये वाला पार्ट मिलेगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है, और जो बच्चे पढ़े नहीं है उसको जस्ट अगर पास होना है तो इसके आगे वाला एक टॉपिक, पीछे वाला एक टॉपिक ख़त्म करके आगे चलना, ठीक है। और दो तीन क्वेश्चन लगाते रहना, क्योंकि अभी ऐसा है कि थ्योरी देता है, डेरिवेशन देता है, उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन जोड़ देता है, फिर डेरिवेशन एक क्वेश्चन, डेरिवेशन एक क्वेश्चन, ठीक है। बड़े बड़े जो पेज 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे उसमें 3 नंबर का डेरिवेशन होगा तो 2 नंबर का न्यूमेरिकल होना ही है, ठीक है। और इसी के साथ में ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे और एक चीज़ है, धन्यवाद लिखा हुआ है, ठीक है। और ये मेरा नंबर है, ये मेरा थोड़ा सा एड्रेस है, ठीक है। और हाँ, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो इस नंबर पे, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, उसके ऊपर कोई वीडियो बनाना है, तो ये नंबर पे मेरे को क्या करना, व्हाट्सएप कर देना, कौन सा टॉपिक है, टॉपिक लिख के, या फिर जो क्वेश्चन है उसी को मेरे को भेज देना, ठीक है। धन्यवाद।